15 मिनट के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर का पूरे हम रिवीजन करने वाले हैं, कंसेप्ट से लेके एक एक फॉर्मूला है। और इस चैप्टर की बेस्ट बात यह है कि वो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले होते हैं, बस उसमें आपको ग्रेविटेशन वाली टर्म्स को रखना रहता है, जो कि मैं ऑब्वियसली पूरा आपको कंपैरिजन करके ही पढ़ाऊंगी। और इसके साथ साथ इसके जो शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। तो ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर मैं बोलूं तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स है उसी के जो फॉर्मूला है उसी में चीज़ें पुट करके कैसे हम ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक तरीके से एक ऐसी फोर्स है जो दो मासेस के बीच में लगती है। तो अगर आप जानते होंगे तो अर्थ की एक अपनी ग्रेविटी होती है, यानी कि ये है हमारा अर्थ, ये हम लोग हैं, हम इस पे क्यों खड़े, बिकॉज अर्थ ने हमें अब ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे खींच रखा है। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, m1 और m2 के बीच में लगने वाला फोर्स है एंड लेट कुछ डिस्टेंस r है इसका। ओके, नाउ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट जानते होंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है F = K Q1 Q2 by r², जिसमें K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 होता है चार्ज और एंड Q2 होता है दूसरा चार्ज, और r² मतलब कि r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसा ही सेम तो यहाँ ग्रेविटेशन के केस में हो रहा है, जिसमें चार्ज की जगह हम लोग मास ले रहे हैं और रेडियस तो वही है एंड K क्या होता था आपका, कांस्टेंट होता था। इसके लिए कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल G होती है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ओके, नाउ लेट्स सी की फाइनल फॉर्मूला क्या है। जो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 क्लास 12th का जो था, उसमें जो K Q1 Q2 by r² है, यहाँ पर G m1 m2 by r² है। और माइनस इसीलिए लग रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशन फोर्स कभी रिपेल नहीं करता है, ये हमेशा ही खींचने का काम करता है, यानी इसको ये वाला जो है वो खींच रहा है और इसको ये वाला जो है खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, इसलिए नेगेटिव लग रखा है। ठीक है, ये हो गया। जब आप माइनस के साथ लेके चलेंगे तो क्या होता है, आपको यहाँ पर आर कैप लगाना पड़ता है। वही अगर आप बिना साइंस के चलेंगे तो सिर्फ इतना हो गया। चलिए, ये हो गया। अब मैं आपको एक ऐसी एनालॉजी बताने वाली हूँ जिसके बाद आपको अगर ग्रेविटेशन आता होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर आता होगा तो ग्रेविटेशन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ नहीं है, ये सारे जो फॉर्मूलाज है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसमें सारे फॉर्मूलाज देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूला है और ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। बस आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में K होता है, ग्रेविटेशन के केस में कांस्टेंट क्या होता है, G होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम लोग चार्ज लेते हैं, ग्रेविटेशन के केस में मास लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड होता है। इसमें क्या होता है, आपका पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट करते के देखते हैं फॉर्मूलाज में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशन फील्ड की बात करेंगे तो फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा, बस Q की जगह M से रिप्लेस कर देंगे। ओके, ना अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो U क्या होता है आपका, K Q1 Q2 by R होता है। यहाँ हम क्या करेंगे, K की जगह कैपिटल G कर देंगे, Q1 की जगह M1 कर देंगे और Q2 की जगह M2 कर देंगे, R वही बचा रहेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ये होता है और यहाँ ग्रेविटेशन के केस में ये होता है। फिर नेक्स्ट आता है पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज होता है, जिसको वोल्ट से हम लोग नोट करते हैं। वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में आपका Q यहाँ था तो यहाँ पर मास हो जाएगा। यानी कि यू कैन सी कंपैरिजन, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ बस आपको K की जगह G सब्स्टिट्यूट करना है, Q की जगह M सब्स्टिट्यूट करना है, R तो वही रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका U जो होता है वो क्या आता है, Q × में V आता है, तो यहाँ पर Q की जगह M आ जाएगा और V ग्रेविटेशनल वाला V आपका लगेगा। अब पॉइंट मास के लिए क्या होता है, V = KQ by R होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, V = -GM by R। माइनस इसलिए लगता है क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में माइनस इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये रिपेल भी कर सकता है, लेकिन ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिमेंबर। ओके, पॉइंट मास के लिए अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले तो KQ by R² होता है, और यहाँ पर ग्रेविटेशन के केस में क्या होगा, GM by R² होगा, और माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कहाँ ऑलवेज नेगेटिव होगा, एक
कि ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा, और यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों की। अब बात करते हैं स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात की जाए, क्योंकि हमारा अर्थ, कोई भी प्लैनेट जो है वो सॉलिड स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। तो इसमें सबसे पहली बात, अगर आप ये स्फीयर देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ आर रेडियस है, ठीक है, और अगर आप आर रेडियस के बाहर कुछ रेडियस देख रहे हैं, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है तो ये जो रेडियस होगा उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम लोग कुछ इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये जो रेडियस होगा ये आप स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब अगर आप इनसाइड के केस में देखेंगे, यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो है कुछ इतनी दूरी पे है, तो इस केस में ये आपका स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पर इफ यू सी, तो इनसाइड के केस में जो आपका जी इनसाइड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड होता है, वो कितना होता है? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है, के क्यू आर बाई आर का क्यूब। ये स्मॉल आर क्या है, कितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, और कैपिटल आर क्या है, टोटल ये जो स्फीयर का एक्चुअल कितना रेडियस है। ठीक है, इसमें के की जगह क्या होगा, जी हो जाएगा, क्यू की जगह क्या होगा, एम हो जाएगा, आर की जगह क्या होगा, वही रहेगा, और आर अगेन ये रहेगा। तो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड माइनस जी एम आर बाई आर क्यूब होता है। इलेक्ट्रिक वाले में माइनस नहीं लगाते हैं, फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और यहाँ पर हमेशा माइनस लगता है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अगर हम लोग जी आउटसाइड की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है उसी में सेम आप अगर ग्रेविटेशनल वाली चीजें लगा देंगे तो आपको जी आउटसाइड मिल जाएगा, दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर। अगेन नेगेटिव लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, तो जो पोटेंशियल इनसाइड होता है वो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में वी इनसाइड, यानी पोटेंशियल इनसाइड ये होता है, इसमें सेम अगर जी वाली चीजें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और वी आउटसाइड क्या आता है, ये आता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में होता है। तो आपको साथ साथ दो चैप्टर रिवाइज होते चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन रिपीट कर दे रही हूँ, अब आगे रिपीट नहीं करूंगी। देखिए, ऑलवेज अट्रैक्टिव हो गया, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, और जीरो पे इन्फिनिटी होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ नियर सरफेस की। सबसे पहले अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर आप साइन के बिना लेंगे, बिकॉज हम जानते हैं आपका ग्रेविटेशन जो होता है वो नेगेटिव में हम लेते हैं, इसलिए आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। लेकिन आपने यहाँ मॉड लगा दिया, यानी ग्रेविटेशन हम क्या ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं, हम नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पर ये पॉइंट जो होगा ये मैक्सिमम होता है जो कि सरफेस पे होता है। यानी आपका जो ग्रेविटेशन होता है ये स्मॉल जी कब मैक्सिमम होता है, जब आप सरफेस पे रहते हैं तो आपका जी मैक्सिमम होता है। और अगर आप सरफेस से दूर जा रहे हैं, आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड घट रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसके अनसाइड भी जाते हैं तो भी घटता ही है। अब यहाँ पर अगर कोई बोले कि जी नॉट क्या है, तो जी नॉट यानी कि आपका सरफेस पे जी कितना है, तो कैपिटल जी एम, एम क्या, अर्थ का मास, बाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपका अर्थ का रेडियस है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड एट हाइट h, यानी हमें किसी h हाइट पे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, कुछ नहीं है। देखिए, आर अर्थ का कुछ रेडियस है कैपिटल आर, और आपने जिस पॉइंट पे आपको देखना है वो क्या है आपका स्मॉल आर पे है। ठीक है, ये क्या है, कुछ h डिस्टेंस पे है आपके अर्थ के सरफेस से। ठीक है, अब अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए, इस पॉइंट पे आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, एंड इस पॉइंट पे आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इनिशियल वाले में आप देखेंगे तो हम क्या रेडियस के लिए लेते हैं, कैपिटल आर रेडियस ले रहे हैं। ठीक है, और फाइनल वाले में क्या ले रहे हैं हम लोग, सेंटर से क्योंकि लिया जाता है इसीलिए क्या ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ सेंटर से लेंगे तो स्मॉल आर रेडियस इस पॉइंट पे ले रहे हैं। अब स्मॉल आर एक्चुअली में है क्या, देखिए स्मॉल आर इज नथिंग बट आपका हाइट प्लस में रेडियस ऑफ अर्थ है। तो स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर प्लस में एच है, और आपका जी क्या होता है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आर स्क्वायर की जगह आर प्लस एच का स्क्वायर लेंगे आपको जिस पॉइंट पे चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम लोग बोले ये कुछ हमने एच डिस्टेंस लिया था, अगर यही एच डिस्टेंस वेरी स्मॉल हाइट के लिए देखिए तो क्या होगा, इसमें देखिए जी नॉट क्या होता है, यानी आपके सरफेस पे कितना जी है, इस पॉइंट पे कितना जी रहेगा। अगर कोई निकालने के लिए बोले तो आपको जी नॉट यानी सरफेस वाला जी से फिर क्या करना है, इंटू 1 माइनस का 2h बाई कैपिटल आर कर देना है। और जी नॉट क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, यानी आपका जी का वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है। और यहाँ पर m क्या है आपका मास ऑफ अर्थ है, आर स्क्वायर क्या है आपका अर्थ का रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी आपको स्मॉल हाइट पे अगर आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो स्मॉल
स्मॉल हाइट पे हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो आपका जी नॉट होता है उसको इंटू कर देते हैं 1 माइनस का 2h बाई कैपिटल आर से। अगर मैं बोलूँ कि जिस तरीके से हम ऊपर गए हैं, अगर हम लोग डीप जाए यानी अर्थ के अंदर जाते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला जो आप ये वाला देख रहे हैं ना, इसमें जो 2h है ना उसकी जगह सिर्फ d है। d यानी कि मान लीजिए आपका अर्थ का ये सरफेस है, सरफेस से आप नीचे जा रहे हैं, कुछ इस पॉइंट पे आप आए तो ये क्या होगा, कुछ d होगा ना, कुछ d डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, तो क्या है आपका g जो है वो g नॉट 1 माइनस का d बाई आर होगा। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल हाइट वाले के केस में देखेंगे तो 2h बाई आर है, यहाँ पर डेप्थ वाले के केस में d बाई आर है। यानी कि इससे ये पता चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि अगर आपको सेम g चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको सेम चाहिए, तो आपको और सेम g जो d है वो 2h, यानी कि बेसिकली अगर आप सरफेस पे हैं और सरफेस से अगर आप 20 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको सेम ग्रेविटेशनल फील्ड दिखेगी। यानी कि जब आप ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड जल्दी जल्दी ड्रॉप होती है और नीचे जाने पे उससे आधे में ड्रॉप होती है। यानी कि 10 किलोमीटर पे जितनी ऊपर जाने पे 10 किलोमीटर पे जितनी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिल रही थी, नीचे आने पे 20 किलोमीटर पे वही सेम ग्रेविटेशनल फील्ड आपको मिलेगी। ग्राफ अभी बताया था उसमें सरफेस पे तो ठीक है मैक्सिमम है, उसके बाद तो घटता है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू सी डेप्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड जितना घटती है उसके दुगने से हाइट के केस में घटती है। अब बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो आपका अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट लगाना यानी कि अर्थ का चक्कर लगाना है, तो उस चक्कर लगाने के लिए कितनी वेलोसिटी होना चाहिए कि अर्थ का ऐसे चक्कर, सिर्फ अर्थ का ही नहीं, अगर देखें तो अर्थ सन का चक्कर लगाता है, उसमें कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कैलकुलेट करने का नॉर्मल सा तरीका है, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट का g कैपिटल M बाई स्मॉल r होता है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन देन, m जो है वो बड़े वाले अर्थ का मास है, यानी कि जो इसके अराउंड आपको चक्कर लगाना है वो उसका मास लेते हैं, और ये स्मॉल m क्या होता है, जो चक्कर लगा रहा है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे फॉर्मूला में तो स्मॉल m कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो चक्कर लगा रहा है उस मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती नहीं है, जो चक्कर लगा रहा है उसका मास कुछ मैटर करता नहीं है, मास मैटर करता है जिसका चक्कर लगाया जा रहा है उसका मैटर करता है। तो ये याद रखिएगा। जैसे अगर कोई बोले कि हमने किसी सैटेलाइट का मास जो है वो डबल कर दिया है तो उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर आपने मास डबल भी किया तो इसके मास से तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसी टाइम पीरियड को स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाई जी एम। टी स्क्वायर का r क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, जो कि केपलर का थर्ड लॉ है, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर का थर्ड लॉ अभी हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ बाउंड सिस्टम क्या होता है। इसमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी यूज से जो डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी इज नथिंग बट आपका पोटेंशियल एनर्जी का आधा, यानी कि माइनस का कैपिटल जी m1 m2 बाई, यहाँ आर था तो यहाँ 2r हो गया, बिकॉज आधा होता है पोटेंशियल एनर्जी का आधा टोटल एनर्जी होता है। तो ये वाला पॉइंट मैं बता चुकी हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 2 इंटू में टोटल एनर्जी होता है, और के यानी आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपके जितनी टोटल एनर्जी आई माइनस में क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पर माइनस टोटल एनर्जी क्या इंडिकेट करती है, ये जो माइनस साइन आप देख रहे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है बाउंड सिस्टम को। अगर बाउंड सिस्टम है तो ये माइनस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी वही सेम माइनस में होता है, यानी आपका टोटल एनर्जी क्या होगा माइनस 100 जूल होगा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो क्या होता है, यू जो होता है वो 2e होता है, यानी कि जो आपका टोटल एनर्जी आया उसको इंटू 2 कर देंगे तो माइनस 200 जूल आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो समझ आ गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब रेडियस बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, इसीलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और टोटल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि मान लीजिए अर्थ का ये कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमें ना इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक देना है, उसके लिए कुछ एस्केप आपको स्पीड लगेगी। उसका क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट का 2gm बाई आर होता है, जिसमें m क्या है आपका मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। अगर अर्थ के लिए देखा जाए तो इसकी वैल्यू ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो e होना चाहिए वो मोर देन या इक्वल टू
टू 0 होना चाहिए। इस पॉइंट पे जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि आपको इसके अराउंड घुमाना है तो उसके लिए कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है जिसको v0 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको स्केप कराना है यानी आपको इसको ऑर्बिट में नहीं घुमाना है, हमको इस ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट से निकाल देना है, उसके लिए आपको v0 अंडर रूट 2 यानी कि 40% आपको स्पीड बढ़ा देनी पड़ेगी। ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंडिपेंडेंट होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ मैटर नहीं करता है। और ब्लैक होल के लिए जो आपका एस्केप स्पीड होता है वो मोर देन या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसलिए ब्लैक होल से कोई भी लाइट भी स्केप नहीं कर पाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये गिवन है जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप देखेंगे, अगर किसी प्लैनेट, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है जिसकी कुछ के इनिशियल जो है यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 100 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, माइनस में उसका डबल हो जाती है यानी -200 जूल होगी। और आपका टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपका जितनी काइनेटिक एनर्जी है माइनस में उतनी आपकी टोटल एनर्जी होती है। ये इनिशियल का केस है। अगर आपको इसको एस्केप कराना है इस ऑर्बिट से तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को आप दुगना कर देंगे। के फाइनल जो है वो इज इक्वल टू 2 इंटू में के इनिशियल, तो के फाइनल क्या हो जाएगा 200 जूल हो जाएगा, इनिशियल का दुगना, और यू तो वही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहती है। ई फाइनल यानी टोटल एनर्जी फाइनल क्या होगा, आपने जितना था उतना ही और आपको देना पड़ेगा, यानी यहाँ -100 जूल था, आपको ई फाइनल 0 करना है तो क्या करेंगे, -100 जूल था उसमें और 100 जूल जोड़ देंगे तो आपको 0 हो जाएगा। यानी जितनी पहले टोटल एनर्जी थी उतनी ही सेम आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ई फाइनल हो जाएगा। यानी कुछ नहीं, आपको काइनेटिक एनर्जी दुगनी कर देनी है, कैसे भी करके ई को 0 कर देना है। तो ये होता है आपका एस्केप स्पीड का सारा कंसेप्ट। बस अब लास्ट है केपलर का ये लॉ देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे तो जो प्लैनेट्स होता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। एलिप्टिकल का मतलब होता है कुछ इस शेप में जिसमें 2 फोकस होते हैं, एक ये फोकस होता है एक ये फोकस होता है, मतलब सेंटर पॉइंट जैसे आप देखते होंगे ना सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, वैसे एलिप्स में क्या होते हैं ना 2 फोकस होते हैं, एक ये फोकस जिसपे सन रहता है और एक दूसरा फोकस होता है, जिसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक्स और वाई एक्सिस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, आपका जो x² a² प्लस में y² b² जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये आपका एलिप्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ के अनुसार जो आपका ऑर्बिट में एनर्जी जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है। यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन एक क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है, वो होता है मोमेंटम, आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। फिर बात करते हैं केपलर के सेकंड लॉ की। इसके अनुसार क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया। ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपने मान लीजिए आपने टाइमर शुरू किया, आप 20 मिनट का टाइमर लगाया, 20 मिनट के टाइमर में ये जो है वो घूम के इतनी दूर चल गया, ठीक है, और एक बार क्या किया, फिर से आपने 20 मिनट का टाइमर लगाया और इस बार ये जो है वो घूम के इतनी दूर चला। अगर आप जितना स्वीप किया इसने एरिया, उसका ये वाला एरिया निकालेंगे और आप ये वाला एरिया निकालेंगे, दोनों सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइम में जो आपका एरिया निकलता है ना दोनों तरफ का, वो दोनों इक्वल होता है, यानी A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तो dA/dt होता है, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो L/2m होता है, विच इज़ कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर एक लॉ होता है दैट इज़, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो V मैक्सिमम और V मिनिमम का केस होता है, जहाँ पर जब आपका ये सन है, सन के जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वहाँ पर V मैक्सिमम होता है, और सन से जो सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस होता है उसमें V मिनिमम होता है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे ये सन है, इस पॉइंट पे इसके बीच की जो दूरी है वो कुछ स्मॉल आ रहा है, और फिर इसके यहाँ अगर वो घूम के ये वाला पॉइंट अगर यहाँ आ गया घूम के, तो ये जो दूरी है वो कुछ स्मॉल आ रहा है, तो ये वाला छोटा रेडियस है, ये वाला बड़ा रेडियस है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे रेडियस बढ़ रहा है, ये छोटा था, धीरे धीरे रेडियस बढ़ रहा है, जैसे ही पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे मूवमेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर जब रेडियस बढ़ता है तो जो आपका ओमेगा होता है वो घटता है, इसलिए वेलोसिटी घटती है। इसलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में वेलोसिटी घट जाती है, ओमेगा घट जाता है, इसलिए यहाँ आके v और ओमेगा मिनिमम हो जाता है और इस पॉइंट पे v मैक्सिमम होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू mr² ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, L/mr² होता है। तो बाय दिस आपका ये ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज करा दिए हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। Meet you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching.